ये आ रही है आवाज? ओके। सो मैं कह रहा था कि एग्जाम के लिए भी अब ज्यादा टाइम नहीं है। एग्जाम में ऑलमोस्ट आई थिंक जुलाई एंड और अगस्त के फर्स्ट वीक में आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा इस बारी। और मोस्ट प्रोबेबली 15 सितंबर तक न्यू सेशन ये लोग स्टार्ट कर देंगे। तो अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ है आप लोगों के पास एग्जाम के लिए। लग जाइए जैसे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, उसी से होगा। कॉन्सेप्ट तो ऑलमोस्ट अब लोग आप टाइम था तो आप लोगों ने कवर कर लिया होगा। मॉक टेस्ट दीजिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो। आज हम लोग इंडियन जुडिशरी कवर करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंडियन जुडिशरी, सबसे पहले जुडिशरी का काम क्या होता है? इंडियन जुडिशरी का काम क्या है नॉर्मल फंक्शनिंग में? सब जस्टिस, सब जस्टिस एक्चुअली है प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये भी ठीक है। नॉर्मल कोर्स में अगर हम लोग देखें तो जो इंडियन जुडिशरी है उसका काम है, सुप्रीम कोर्ट का जो काम है वो है check the constitutional validities of all the acts legislations passed by the Indian Parliament। हमारा जो पार्लियामेंट जो भी एक्ट्स या लेजिस्लेशंस पास करता है मेजोरिटी से, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करना, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का काम है। इंडियन जुडिशरी का काम जस्टिस सर्व करना, एडजुडिकेट करना और सबके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ये हमारी इंडियन जुडिशरी का काम है। सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजंस, आर्टिकल 124 ये बोलता है कि देयर विल बी अ सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप ऑफ इंडियन जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी के टॉप पर सुप्रीम कोर्ट होगा, ये आर्टिकल 124 में दे रखा है। और इन जजेस को अपॉइंट कौन करता है? इन जजेस को फाइनल जो असेंट होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होती है, लेकिन एक सिस्टम है कॉलेजियम सिस्टम, जिसके थ्रू ये लोग अपॉइंट किए जाते हैं, जिसमें कि सीजेआई और कुछ सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, वो लोग नाम रिकमेंड करते हैं। वो नाम रिकमेंड होकर प्रेसिडेंट के पास जाता है और फाइनली प्रेसिडेंट उसको असेंट करता है। प्रेसिडेंट एक बार ही मतलब मना कर सकता है कि एक बार फिर से आप लोग इस पे विचार कर लीजिए कि यही नाम करना है कि नहीं। लेकिन दूसरी बारी में जब अगर वो चीफ जस्टिस द्वारा हेड हो कॉलेजियम, अगर वही नाम जाता है प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट इज बाउंड, प्रेसिडेंट जो है वो बाउंड है कि उसको असेंट देनी ही होगी उस नाम के लिए। अभी 2014 में आप लोगों ने देखा हो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए थे ये लोग 2014 में, मोदी गवर्नमेंट की लेके आई थी एनजेक के लिए, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसमें इन लोगों ने ये किया था कि जो सीजेआई और 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो करते हैं इसको, जजेस को अपॉइंट, उसकी जगह पर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेके आए थे लोग 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, जिसमें इन लोगों ने अपोजिशन लीडर और कुछ मिनिस्टर्स को रखा था, कुछ ज्यूरिस्ट्स को रखा था, एडवोकेट्स को रखा था, जजेस को रखा था। वो सब मिलके जो है जजेस, न्यू जजेस को नाम को अपॉइंट करके ये था उसमें। बट सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस था 2015 में, उसमें जो है इसको एनजेक को वर्ल्ड करार दिया था कि ये आर्टिकल 50 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, आर्टिकल 50 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जो कहता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, तो उसको ये जो है गलत प्रूव करता है, इसलिए इसको एनजेक को 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को वॉइड कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था। तो उसके बाद से वही पुराना कॉलेजियम सिस्टम जो हम लोगों का, सीजेआई प्लस 3 सीनियर मोस्ट जजेस, वही लोग नाम अपॉइंट करते हैं और प्रेसिडेंट के लिए फाइनल असेंट के लिए वो नाम जाता है। अभी फिलहाल में हम लोगों के जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं
1 CJI प्लस 33 जजेस हैं। 2019 से पहले ये जो नंबर्स थे ये थे 1 प्लस 30, 1 CJI एंड 30 अदर जजेस। अब 2019 के बाद में कुछ अमेंडमेंट्स हुए, उसके अकॉर्डिंग 1 CJI प्लस 33 अदर जजेस ऐसे करके जो टोटल वैल्यू है वो 34 है। इसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उसमें ऐसा कहीं भी कोई मेंशन नहीं है कि कोई मिनिमम एज है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, ऐसा कहीं भी नहीं प्रोविजन है। हालांकि इसका जो टेन्योर है, टेन्योर भी इसका कोई फिक्स नहीं है कि जैसे बाकी सबका होता है 5 साल का या 6 साल का, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक एज है 65 ईयर्स की। 65 ईयर्स की एज क्रॉस करने, जैसे ही 65 ईयर्स की एज को कोई अटेन करता है उसका रिटायरमेंट हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल के लिए भी 2 ग्राउंड्स हैं जो मैं अभी कल परसों 2 क्लासेस में पहले भी बताए हैं। वो क्या क्या ग्राउंड्स हैं वो एक बार आप लोग बताइए। स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू, स्पेशल मेजोरिटी, एक सिंपल मेजोरिटी होता है, एक स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू जो है पार्लियामेंट इनको रिमूव कर सकता है। उसमें भी फाइनल सेंस जो होती है वो प्रेसिडेंट की होती है। इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट एक्चुअली नहीं होता है। इम्पीचमेंट का प्रोसीजर इंडिया में सिर्फ प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए है, उसको प्रेसिडेंट के रिमूवल को हम इम्पीचमेंट बोलते हैं। बाकी जो जितने भी सब डिस्क्वालीफाई किए जाते हैं उसको नॉर्मल रिमूवल होता है, उसको हम इम्पीचमेंट लीगल वे में तो नहीं कह सकते। इम्पीचमेंट सिर्फ हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का होता है, जजेस का सिर्फ रिमूवल होता है। स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू प्रेसिडेंट फाइनल सेंड करता है उस रिमूवल के लिए, और उसमें स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, इन 2 ग्राउंड्स पे उसका रिमूवल किया जा सकता है। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, तो क्वालिफिकेशन अच्छा, एक तो वो ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, एंड अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, लॉ के मामले में उसको स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए वो, एंड देन हाई कोर्ट का जज होना चाहिए वो 5 साल तक, या तो उसने 5 साल तक हाई कोर्ट के जज के रूप में सर्व किया हो, या फिर 10 ईयर तक उसको एडवोकेसी की प्रैक्टिस का जो है एक्सपीरियंस हो। क्या क्या क्वालिफिकेशन हो गई, क्या क्या एलिजिबिलिटी है सुप्रीम कोर्ट जज के लिए? सिटीजन ऑफ इंडिया, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, 5 ईयर्स तक हाई कोर्ट का जज, या फिर 10 ईयर तक एडवोकेसी की प्रैक्टिस होनी चाहिए उसको। ओके, और ओथ कौन दिलाता है सुप्रीम कोर्ट जजेस को? ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम पॉइंट ऑफ एग्जाम्स में आ जाता है। प्रेसिडेंट इनको ओथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, और हाई कोर्ट के जजेस को गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट, उस स्टेट का जो गवर्नर होता है वो हाई कोर्ट के जजेस को ओथ दिलाता है। सबसे पहले हमारे सीजीआई कौन थे? Who was the first CGI? Yes, एच जेठानिया, हीरालाल जेठानिया इंडिया के सबसे फर्स्ट सीजीआई थे, और प्रेजेंट में एनवी रमना सर हैं जो सीजीआई है। एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग सीजीआई, ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना चाहिए। आई थिंक अभी जब मैंने कोई एंट्रेंस दिया था 1-2 साल पहले, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, लॉन्गेस्ट सर्विंग सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ सर। वाई वी चंद्रचूड़ सर, डीवाई चंद्रचूड़ तो करेंटली हैं, वो भी नवंबर में एज ए सीजीआई जो है ओथ लेंगे। लेकिन जो लॉन्गेस्ट सर्विंग सीजीआई थे वो थे वाई वी चंद्रचूड़। लॉन्गेस्ट सीजीआई, लॉन्गेस्ट सर्विंग सीजीआई थे वो, इंडिया के 16th सीजीआई थे। इन्होंने 7 ईयर्स के लिए सीजीआई की पोस्ट को सर्व किया था। ओके, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। उसके बाद आर्टिकल 129 जो कि सुप्रीम कोर्ट को अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड डिक्लेयर करता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब क्या होता है? जितनी भी जजमेंट होती हैं, प्रोसीडिंग्स होती हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी एक्ट्स होते हैं उस सबको टेस्टिमनी के लिए या परपेचुअल मेमोरी के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। बाद में लीगल प्रेसिडेंट या लीगल रेफरेंसेस के लिए उनको जो है रिकॉर्ड किया जाता है।
और इसी में 129 जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बात करता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 129 के अकॉर्डिंगली किसी को भी अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है। अच्छा, कंटेम्प्ट का जो है सबसे पहले सोर्स क्या है, कौन से एक्ट के थ्रू हम इंडिया में कंटेम्प्ट को गवर्न करते हैं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। 1971 में ये एक्ट आया था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे इंडिया में कंटेम्प्ट को गवर्न करते हैं, जिसमें कि प्रोविजंस हैं 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट और फाइन अप टू 2000 और विद बोथ। या तो 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट होगा या फिर 2000 का फाइन या फिर बोथ। ओके, ये जो कंटेम्प्ट है ये वो दो तरीके का होता है, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। और इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि सिविल कंटेम्प्ट बेसिकली होता है कि डिसोबीडियंस होता है, willful disobedience, actually willful disobedience of any judgment of the court। किसी कोर्ट के किसी भी जजमेंट का willful disobedience, उसको ना मानना, ये होता है सिविल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है? क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है सुप्रीम कोर्ट में कोई हियरिंग चल रही है, कोई प्रोसीडिंग चल रही है, उसके बारे में कोई मीडिया पर्सन या कोई भी पर्सन किसी भी तरीके से उसको पब्लिश कर देता है, इंटरफियर करता है वो, या तो किसी भी वे में कि जस्टिस सर वो किसी वे में इंटरफियर करता है या प्रेजुडाइज करता है कि आगे इस केस में ऐसे प्रोविजंस हैं, ऐसे फैक्ट्स हैं, तो ये होगा, या किसी भी वे में इंटरफियर करता है, तो वहाँ पे क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगता है। ठीक है, उसके बाद आता है आर्टिकल 131, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में बताता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या होता है, वो डिस्प्यूट्स लिए जाते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का किसी के साथ कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, या फिर किन्हीं दो स्टेट का बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जिसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो। वहाँ पे हम आर्टिकल 131 के अकॉर्डिंग ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट को सीक कर सकते हैं, आर्टिकल 131 फॉर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इसके बाद आर्टिकल 132 आता है। आर्टिकल 132 अपीलेट जुरिस्डिक्शन की बात करता है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट हमारी हाईएस्ट अथॉरिटी है। कोई भी मैटर है हाई कोर्ट से अगर डिसाइड हो चुका है और हम उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो कोई भी पार्टी आर्टिकल 132 के अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट को सीक कर सकती है टू अटेन जस्टिस। और इसमें अपीलेट जुरिस्डिक्शन में बेसिकली तीन तरीके के जो मैटर्स उनको कवर करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल एंड क्रिमिनल। कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल एंड क्रिमिनल तीनों तरह के मैटर्स को लेकर हम आर्टिकल 132 में अपीलेट जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट को सीक कर सकते हैं। उसके बाद एक आर्टिकल है आर्टिकल 136, जो कि एसएलपी की बात करता है। एसएलपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने किसी एंट्रेंस में देखा है। आर्टिकल 136 एसएलपी की बात करता है, स्पेशल लीव पिटीशन की बात करता है, जिसमें कि अग्रीव्ड पार्टी को स्पेशल परमिशन है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को सीक करने की। 136 स्पेशल लीव पिटीशन। उसके बाद आर्टिकल 137 है, वो रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बात करता है। कोई भी ऐसा जजमेंट है या ऑर्डर है जिसको कि कोई मिस्टेक या कोई एरर है, तो उसको इम्प्रूवमेंट के लिए उसको जो है रिमूव करने के लिए हम लोग आर्टिकल 137 के अकॉर्डिंगली रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट को सीक कर सकते हैं। एंड उसके बाद आता है आर्टिकल 141, जो कि बात करता है प्रेसिडेंट की। एक्चुअली आर्टिकल 141 में दे रखा है कि जितने भी जजमेंट या सुप्रीम जजेस या ऑर्डर्स जो है सुप्रीम कोर्ट जो पास करता है वो बाइंडिंग होते हैं लोअर कोर्ट्स पर, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट से नीचे हम लोगों के डिफरेंट स्टेट्स के हाई कोर्ट्स हैं और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उन सब पे बाइंडिंग होता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। आर्टिकल 141 के अकॉर्डिंग जितने भी जो है जजमेंट सुप्रीम कोर्ट देता है, ऑर्डर्स जो देता है सुप्रीम कोर्ट, वो हाई कोर्ट्स और डिफरेंट कोर्ट्स पर बाइंडिंग होते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर नॉर्मली बाइंड नहीं होते। उसके बाद आता है आर्टिकल 143, जो कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बात करता है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन मतलब
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किसी भी मैटर में अगर लीगल एडवाइस की जरूरत है तो वो सुप्रीम कोर्ट को जो है नॉक कर सकते हैं आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग उनकी ओपिनियन जानने के लिए। लेकिन इसमें एक प्रोविजन है कि सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि अगर प्रेसिडेंट से लीगल एडवाइस सीख कर रहा है आर्टिकल 143 में, तो सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है कि उसको एडवाइस देनी देनी है। सुप्रीम कोर्ट कैन डिनाई टू गिव देम एडवाइस। सुप्रीम कोर्ट मना भी कर सकता है कि नहीं भाई, हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना है, हम अपनी एडवाइस नहीं देंगे। ओके, कंपलसरी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के लिए टू गिव एडवाइस। आर्टिकल 143 हो गया। अच्छा, एक ऐसे जज कौन थे जो कि लोकसभा स्पीकर भी रहे थे और सुप्रीम कोर्ट में जज भी रहे थे? ऐसे इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। बताइए अगर किसी को पता है तो। ऐसे कौन जज थे जो लोकसभा स्पीकर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे थे? के एस हेगड़े थे जो सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे थे और लोकसभा स्पीकर भी रहे थे। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि वाई वी चंद्रचूड़ 16th CJI लॉन्गेस्ट सर्विंग थे, 7 साल के लिए ये जो है रहे थे। उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट्स पे आ जाते हैं। हाई कोर्ट्स इंडिया में कितना हाई कोर्ट्स हैं प्रेजेंट में? करंटली कितना हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में? यस, 25 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में। लेटेस्ट जो है वो है आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट जो कि अमरावती में बना था 2019 में। आई थिंक 2019 में लेटेस्ट हाई कोर्ट जो है वो अमरावती का है, आंध्र प्रदेश का जुरिस्डिक्शन को जो देख रहा है। ठीक है, अमरावती हाई कोर्ट का जो प्रोविजन है ये जो है 214 में दे रखा है कि देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होगा, ये प्रोविजन आर्टिकल 214 में दे रखा है। और ऐसा नहीं है कि हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होना जरूरी है, कोई भी दो स्टेट्स का या किसी एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी का जो है हाई कोर्ट एक हो सकता है, ये भी प्रोविजन दे रखा है। इसके अलावा हाई कोर्ट में भी एक चीफ जस्टिस होता है और इसके अलावा कुछ अदर जजेस होते हैं। हाई कोर्ट के जज के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है? हाई कोर्ट के जज के लिए सेम क्वालिफिकेशन है, ऑलमोस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, किसी भी जुडिशियल ऑफिस में वो एटलीस्ट 10 years उसमें एक्सपीरियंस हो उसको एज एन एडवोकेट, या फिर कहीं का लोअर जुडिशरी में उसने जुडिशरी में रहा हो वो। और इसके अलावा अपॉइंट कौन करता है इनको? हाई कोर्ट जजेस को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है और रिमूवल की जो फाइनल अथॉरिटी है वो भी उन्हीं के पास होती है। ट्रांसफर जो होते हैं हाई कोर्ट जजेस के वो भी प्रेसिडेंट की, उनको फाइनल असेंट प्रेसिडेंट की होती है, तभी वो जो है ट्रांसफर होते हैं हाई कोर्ट जजेस के फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अगर बात की जाए ओथ के लिए तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओथ दिलाते हैं और हाई कोर्ट जजेस को कंसर्न स्टेट का गवर्नर जो होते हैं वो ओथ दिलाते हैं। उसके बाद बात आती है जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में 3 तरीके के जुरिस्डिक्शन होते हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अपीलेट और एडमिनिस्ट्रेटिव। जो हमारा आर्टिकल 225 है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात करता है, जिसमें कि हम लोग विल्स, डिवोर्स, मैरिज, रेवेन्यू और इस सब के बारे में मैटर्स जो होते हैं वो आर्टिकल 225 के अकॉर्डिंगली हम लोग हाई कोर्ट में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जा सकते हैं। उसके बाद है 225 में ही अपीलेट जुरिस्डिक्शन। अगर लोअर कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, सेशंस कोर्ट से कोई भी ऐसा मैटर है जिससे हम सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो उन मैटर्स में हम लोग हाई कोर्ट को सीक कर सकते हैं आर्टिकल 225 में अपीलेट जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग। उसके बाद 227 जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन के बारे में बताता है। वो
उसमें हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंगली आर्टिकल 227 में हाई कोर्ट को सीक कर सकते हैं। उसके बाद एक आर्टिकल है आर्टिकल 230 आर्टिकल ये कहता है कि अगर कोई हाई कोर्ट है स्टेट के लिए, वो यूनियन टेरिटरी को भी गवर्न कर सकता है। ये आर्टिकल 230 में दे रखा है, एक्सटेंशन ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू यूनियन टेरिटरी। उसके बाद आर्टिकल 231 है जो कॉमन हाई कोर्ट्स की बात करता है। मैंने ऐसे भी बताया कि ये मैंडेटरी नहीं है कि हर स्टेट का एक अलग हाई कोर्ट हो। तो ये आर्टिकल 231 में दे रखा है कि किन्हीं भी दो स्टेट के लिए, दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के लिए कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। ये हमारा आर्टिकल 231 में मेंशन है। ओके। अच्छा, एक कौन सा प्रोविजन है जिसमें हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट से? यस, रिट्स के मामले में हाई कोर्ट को ज्यादा एम्पावर किया गया है सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंगली सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है, जबकि हमारे जो हाई कोर्ट्स हैं उनको एम्पावर किया गया है आर्टिकल 226 में, जहाँ पे वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एज वेल एज फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दोनों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, दोनों पे जजमेंट दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आर्टिकल 32 में फंडामेंटल राइट्स को जज कर सकता है, जबकि जो हाई कोर्ट्स हैं वो आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग रिट्स जो है रिलीज कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के लिए एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए। रिट कितने तरीके की होती है? रिट्स कितने तरह की होती हैं? पांच तरीके की होती हैं एक्चुअली रिट्स: हबीस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्च्योरारी और क्वो वारंटो। ये रिट्स आप लोग पढ़ लीजिएगा। रिट्स में से आई थिंक कोई भी ऐसा एंट्रेंस नहीं जाता जहाँ पे रिट्स से कोई ना कोई क्वेश्चन ना बनता हो। तो रिट्स को जो है अच्छे से देख लो। अच्छा, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्ट्राइक करता है तो वो स्ट्राइक करना क्या उसका फंडामेंटल राइट है? कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर किसी स्कीम को लेके या अपनी सैलरी वगैरह को लेके स्ट्राइक करता है तो किस तरीके का राइट है? कॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल है, लीगल है, कैसा राइट है वो? लीगल राइट है, लीगल राइट है वो उस पर स्ट्राइक वगैरह को। अगर बात की जाए कि कहीं भी जैसे इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के या विधानसभा वाले इलेक्शन जो होते हैं, उसमें अगर किसी को कोई इशू लगता है कि वोटिंग गलत तरीके से हुई है या किसी भी तरीके से कोई एक्टिविटी गलत एक्टिविटी करी गई है, तो उसमें हम किस कोर्ट को जाकर सीख कर सकते हैं? सबसे पहले हाई कोर्ट को हम लोग जा सकते हैं। पहले सबसे पहले हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट, जहाँ पे वो लोकसभा की सीट है या जो भी विधानसभा की सीट है, उस स्टेट के उस हाई कोर्ट को हम लोग जाकर वहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं। ओके। ये ऑब्वियसली हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तो है ही है, अपेक्स बॉडी। इसके बाद हाई कोर्ट जजेस की जो पेंशन सैलरी वगैरह होती है, ये सब कहाँ से आती है? हाई कोर्ट जजेस की सैलरी पेंशन वगैरह सब कहाँ से, कौन से फंड से आती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से आती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं आती है। एक बार ही देख लेना आपने।
इमरजेंसी पे अभी बहुत इशू रहा है, तो इमरजेंसी में राइट ऑफ सिटीजन्स अंडर इमरजेंसी, ये किस केस में जो है डिफाइन करा गया था? बहुत फेमस केस है। एडीएम जबलपुर केस है एक, उसमें जो है ये इमरजेंसी के अंदर जो हम लोग इंडियन सिटीजन्स के जो राइट्स हैं उसको डिफाइन किया गया था। एक बारी अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ईडीएम जबलपुर का केस था जिसमें राइट ऑफ द इंडियन सिटीजन्स अंडर द इमरजेंसी ये डिस्क्राइब किया गया था। इंडियन जुडिशरी पढ़ाया है, इंडियन जुडिशरी। नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, नोट्स आप लोग देख लीजिएगा। कल मैंने नोट्स सेंड करे थे, थोड़ा डिटेल में थे आई थिंक, तो आप लोगों को ऐसे ही नोट्स चाहिए या फिर शॉर्ट नोट्स चाहिए? आई थिंक नोट्स ऐसे ठीक थे मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि थोड़ा नॉलेज भी होना जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर बात की जाए तो मुश्किल से, जैसे अटॉर्नी जनरल है उसमें दो तीन पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है। एक अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल, उसके बाद ये उसका राइट है कि वो जो है वो किसी भी पार्लियामेंट्री हाउस में जाके अपना स्टेटमेंट दे सकता है। बस यही दो चीजें अटॉर्नी जनरल की इम्पोर्टेंट है, बाकी अच्छे अटॉर्नी जनरल में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। जो आर्टिकल 88 हमें बताता है कि किसी भी पार्लियामेंट्री हाउस में वो अपना स्टेटमेंट दे सकता है, बट राइट टू वोट उसे नहीं होता है। तो अटॉर्नी जनरल में सच यही इम्पोर्टेंट है। कैग की बात की जाए तो कैग का आर्टिकल आप लोग याद रखिए 148, वो इम्पोर्टेंट है। और वो 151 में अपनी रिपोर्ट्स जो करता है वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन में आप लोग टेन्योर और 315 जो आर्टिकल उसको बताता है कि दे प्रोवाइड्स फॉर अ पब्लिक सर्विस कमीशन, वो उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन का आप लोग याद रखिएगा कि 1926 में सेटअप किया गया था पब्लिक सर्विस कमीशन। इलेक्शन कमीशन में अगर देखें तो आर्टिकल 324 इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद उनके जो ग्राउंड्स तो आप लोग सबके याद रखिएगा, किसके रिमूवल के लिए क्या क्या ग्राउंड्स हैं। ये तो सबके कॉमन है ऑलमोस्ट, सिर्फ ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन है इसका थोड़ा डिफरेंट है। पब्लिक सर्विस और बाकी जितने भी हैं उनमें दो ग्राउंड्स हैं, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। और ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन है इसमें सिर्फ मिसबिहेवियर के बेसिस पे रिमूव किया जा सकता है। ग्राउंड्स तो सबके याद रखने ही रखने हैं आपको। फाइनेंस कमीशन में एज सच डीपली कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फाइनेंस कमीशन के करंट चेयरमैन, फर्स्ट चेयरमैन और फाइनेंस कमीशन का जो आर्टिकल है 280 ये जो है याद रखिएगा आप लोग। इससे ज्यादा डिटेल में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं है। ये कैग में आप लोग ये याद रखिएगा कि गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स होता है, ईयर्स एंड आईज होता है ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ठीक है, तो नोट्स तो ये फोर्थ पिलर ये ठीक है। उसके बाद इंडियन जुडिशरी के नोट्स मैं आप लोगों को आज शाम या कल सुबह तक सेंड कर दूंगा। इसके बाद हम लोगों के पास क्या क्या क्वेश्चन होता है, एक तो अमेंडमेंट्स का आप लोग बोल रहे हो, अमेंडमेंट्स मैं आप लोगों को एक लिस्ट दे दूंगा और थोड़ा क्विकली एक बार ये अमेंडमेंट्स को डिस्कस कर लेंगे कि किस अमेंडमेंट में क्या बोला था, जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स है।
वो कर लेंगे। उसके बाद क्या क्या अच्छा है, इंडियन जुडिशरी, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस रह गए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये थोड़ा ये देखना है। और उसके बाद पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटी, इमरजेंसी प्रोविजंस और ऑफिशियल लैंग्वेज, ये लैंडमार्क जजमेंट। ओके, लैंडमार्क जजमेंट प्रोवाइड करा देंगे आप लोगों को जो भी है, लैंडमार्क जजमेंट। और कमिटी कमीशंस जितने भी हैं इम्पोर्टेंट वो सब मैं बता दूंगा। और उसके अलावा अमेंडमेंट्स मैं बता दूंगा। कुछ जो आर्टिकल का आप लोग बोल रहे थे, आर्टिकल बता दूंगा। रिसेंट के जजमेंट, करंट अफेयर्स में जो है, करंट अफेयर्स एक्चुअली वैसे हम लोग इस क्रैश कोर्स में कवर तो करते नहीं है, बट आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू। 315 का जो आप लोग कह रहे हो, उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करता है। पब्लिक सर्विस कमीशन में दोनों कवर हो जाते हैं, यूनियन का भी और स्टेट का भी। ठीक है, दोनों कवर हो जाते हैं। सिंगल कैचअप वो करंट अफेयर्स के लिए बहुत सही है, इसको पढ़ लीजिए बिल्कुल। कमिटी जो जितनी भी हैं वो सब मैं करा दूंगा वहाँ पे। किसी का कोई डाउट है तो बताइए। सर सीएम और पीएम का इलेक्शन का डिस्प्यूट कौन देखेगा सर? हेलो सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल। हेलो सर। सीएम सीएम और पीएम का पूछ रहे हैं आप लोग, कौन करेगा? एक्चुअली पीएम के लिए तो सुप्रीम कोर्ट है, आई एम श्योर अबाउट दैट। बट पीएम के लिए तो जो सुप्रीम कोर्ट है, सीएम के लिए आई एम नॉट श्योर, बट सीएम के लिए आई थिंक हाई कोर्ट होगा। सर यही क्वेश्चन ना एक बार हाई कोर्ट कंफ्यूज कर होगा रहा जब था तक सर, है क्योंकि ना सीएम के लिए। वीडियो में एक बार मैं जब सर चेक ने कर पढ़ाया लूंगा, था कल दूसरे मैं वाले इनको ने, तो उन्होंने बताया बता था। देना, देखिए। वैसे तो सर अगर कॉमन से देखा जाए तो मतलब पीएम का तो सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा, बट इसमें ना दोनों ऑप्शन दे रखे थे। पता नहीं क्वेश्चन सर इसी में किसी ने करा था ग्रुप में, और भैया ने भी इसको बताया था जो पढ़ा रहे थे हमारे को सर। क्या भाई, क्या रिपीट करो एक बार? सर जो भैया पढ़ा रहे थे हमारे को, सर जो पढ़ा रहे थे अभी पीछे, हाँ उन्होंने भी यही बोला हाँ। था कि पीएम एंड सीएम, क्योंकि सर मैंने नोट्स में लिखा हुआ है पीएम एंड सीएम, सर ने बोला था हाई कोर्ट देखेंगे। तो सर तभी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, क्योंकि बिकॉज ऑफ पीएम तो सर बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो गई ना सर, तो फिर वो उसका तो सुप्रीम कोर्ट ही देखेगी शायद, बट सीएम का थोड़ा कंफ्यूजन था, सीएम कौन देखेगा। सीएम का मेरे अकॉर्डिंगली हाई कोर्ट देखेगा, पीएम के लिए सुप्रीम कोर्ट देखेगा ऑब्वियसली। यस सर, हाई कोर्ट में सीएम का तो होना ही चाहिए सर, हाई कोर्ट। एक बार आप सर प्लीज एक बार कंफर्म कर लीजिएगा ये ना। मैं एक बार इनसे अनुरोध से बात कर लूंगा, और कल एक बार आप लोग याद दिला देना कल की क्लास में। श्योर सर श्योर। डेफिनेटली आप करना। ओके, थैंक यू। मैं नोट्स आप लोगों को कल कल सुबह तक सेंड कर दूंगा इसके, जुडिशरी के, देख लेना आप लोग। उसके बाद आई थिंक 3 क्लासेस और चाहिए मेरे को कवर करने के लिए। एक क्लास में अमेंडमेंट कमेटी, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और जजमेंट्स, वो सब देख लेंगे। और उसके अलावा 2 क्लासेस में ये इमरजेंसी, पंचायती राज, ऑफिशियल लैंग्वेज, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, ये सब देख लेंगे। ओके, सर वीडियो श्रेया ने यूट्यूब एक पर। क्वेश्चन करा है, एक अच्छा क्वेश्चन है उनका, कि जब इंदिरा गांधी के इलेक्शन का डिस्प्यूट हुआ था सर, तो वो फिर हैदराबाद कोर्ट गए थे, हैदराबाद एक मिनट सर, इलाहाबाद कोर्ट गए थे वो सर। इलाहाबाद कोर्ट गए थे?
तो जी एक्चुअल में एमपी कहाँ से बनी थी वो? इंदिरा गांधी एमपी बनी होंगी ना कहीं से। समय का नॉलेज नहीं है इस बारे में। हाँ, नहीं एक्चुअली सुप्रीम ऐसा हो कोर्ट में सकता थी, है। क्या? इलाहाबाद से थी, हाई कोर्ट के अंडर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंडर था उसका, इलाहाबाद से ही एमपी थी वो। गाइड कीजिए ठीक है शशांक भाई, फिर जी। तो हाई कोर्ट ही होगा, फिर तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ही होगा। ठीक है, थैंक यू शशांक भाई। एक्चुअल में ऐसा हो सकता है उसमें कि वो इलाहाबाद से हो, तो क्योंकि इलाहाबाद यूपी में आता है, तो उनकी एमपी के इलेक्शन का कुछ डिस्प्यूट हो, इसलिए वो इलाहाबाद हाई कोर्ट गया हो। एज अ पीएम अगर कोई केस जाएगा तो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट जाएगा वो। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। बाकी ये जो आपका डाउट है एक बारी मैं कल कंफर्म करके डिस्कस करके आप लोगों को डेफिनेटली बता दूंगा। ओके, नोट्स कल सुबह तक सेंड कर दूंगा। भैया आप यूट्यूब ओके, पे वीडियो अपलोड कर देना, मेरा क्लास छूट गया था आज का। यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड हो जाएंगे, कब तक होंगे इस बारे में शशांक जी? मैंने लिंक शेयर कर दी है, वो हो जाएगा, मैं उनको बोल दे रहा हूँ परम जी को। ओके ओके ओके, हो जाएंगे वीडियोस अपलोड, कोई इशू नहीं है इसका। ओके, फिलहाल लीव करते हैं। बाय बाय। सर थैंक एक यू। डाउट है। बताओ। सर आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बताया, उसमें वो सिविल वाला मैटर बता दीजिए दोबारा। हाँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो गवर्न होता है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 उसके अकॉर्डिंग जो है वो गवर्न होता है। उसमें जो है 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट और 2,000 तक का फाइन और बोथ, ये जो उसने दे रखा है उसको पनिशमेंट। इसमें दो तरीके के जो है कंटेम्प्ट होते हैं, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट जो होता है विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ एनी जजमेंट और ऑर्डर पास बाय एनी कोर्ट, उसमें ये दे रखा है। जो हमारा क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है उसमें ये होता है कि मान लीजिए कोई प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट की चल रही है और कोई भी पर्सन किसी सोशल मीडिया पे या किसी भी वे में ये पब्लिश करता है कि इसके ये फैक्ट्स हैं, ये इस तरीके से होगा, प्रिजुडाइज करता है या किसी भी तरीके से इंटरफेयर करता है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में, वहां पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो है वो लगता है। सिविल कंटेम्प्ट विलफुल डिसोबीडियंस, सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट प्रोनाउंस कर दिया और उसमें सर अगर ये वो सर जो ये सिविल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के उसमें होगा या फिर किसी भी कोर्ट के उसमें नहीं इंटरफेयर नहीं करते नहीं हैं नहीं, तो? जितने भी कोर्ट्स ऑफ लॉ हैं सबको एम्पावर किया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। ठीक है, सब कोर्ट्स को एम्पावर किया गया है, कोई भी सब कोर्ट्स अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकती हैं। जो सिविल कंटेम्प्ट है वो एक्चुअली प्राइवेट होता है। जैसे कोई जजमेंट सुनाया तो जो पार्टीज होंगी ए वर्सेस बी, वो दोनों पार्टीज में से कोई भी अगर उस कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट जाता है तो वहां पे सिर्फ उन दो पार्टीज के अगेंस्ट वो कंटेम्प्ट लगेगा, बिलफुल डिसोबीडियंस का, सिविल कंटेम्प्ट, इसलिए वो प्राइवेट होता है। क्रिमिनल जो होता है कंटेम्प्ट वो पब्लिक रहता है, क्योंकि उसमें कोई थर्ड पार्टी भी है, कोई थर्ड पर्सन भी है, वो भी अगर किसी भी में इंटरफेयर कर रहा है या प्रेजुडाइज कर रहा है तो उसको पनिशमेंट दी जा सकती है। ओके, आर्टिकल ओके सर, 129 में थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश करता है। ठीक है, ओके, ठीक है, फिर कल मिलते हैं, आगे की क्लास के लिए कंटिन्यू करना। बाय, थैंक यू।